Hello everyone, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले, एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है हमारा वुमेन चेंज द वर्ल्ड। मतलब है क्या, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर का एक रिवीजन सा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइंड मैप के फॉर्म में, यानी फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में हम इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट्स बने हुए। आप क्या कर दो, पहले तो लाइक शेयर कर दो, है ना। जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। बिना किसी कंजूसी के क्या करना है, हमें लाइक और शेयर कर देना है। तो बिना किसी कंजूसी के लाइक और शेयर कर दो। जैसे कि आपको टॉपिक दिख रहा है, टॉपिक क्या है, वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। भाई औरत क्या कर रही है, वर्ल्ड को चेंज कर रही है, दुनिया को बदल रही है। और वाकई में ऐसा नहीं है कि आदमी लोग का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, उनका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अब औरतें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और चीज़ों में बदलाव ला रही हैं। और आज से ही नहीं, बहुत ही पहले ज़माने से, पहले के टाइम में तो चीज़ें मुश्किल हुआ करती थी, अब तो फिर भी औरतों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई है। और ये आसान चीज़ें भी बहुत स्ट्रगल करके ही आई है। इतनी आसानी से ये जो है मौका नहीं मिला औरतों को। पहले घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, औरतें घर में पढ़ रही हैं, है ना। जैसे तैसे स्ट्रगल करके, झूठ बोल के, छुप छुप के पढ़ रही हैं। पढ़ने का जज्बा है, जोश है, क्योंकि लेकिन आज तो आसान है। आज तो मम्मी पापा पहले भेजते हैं, भले आपको पढ़ने का मन ना भी हो। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, माइंड मत करना, ठीक है, गर्ल्स स्पेशली। तो आज का जो चैप्टर है हम उसको रिवाइज करने वाले हैं माइंड मैप के थ्रू। देख लेते हैं। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। देखो क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं और एक्सपेक्टेशंस कैसे रहते हैं, रिजिड एक्सपेक्टेशन। मतलब ऐसा है तो ऐसे ही चाहिए, लड़कियों से ये उम्मीद है तो लड़कियां यही करें, लड़कों से ये उम्मीद है तो लड़के यही करें। Many people believe that women make better nurse because they are more patient and gentle. अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वुमेन क्या हो सकती है, भाई औरतें क्या बन सकती है, बेटर नर्स बन सकती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, मोर पेशेंट होती है ना। औरतों में पेशेंस ज़्यादा होता है। और औरतें कैसी होती है, जेंटल होती है। ठीक है, दिस इज लिंक टू द वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। इसको कैसे जोड़ा जाता है कि औरतों का जो परिवार में एक रोल होता है, एक भूमिका होती है, कि बहुत प्यारी होती हैं, सहज होती हैं, सुशील होती हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा मासूम भी नहीं कहेंगे, मासूम भी ऑब्वियसली लड़के भी होते हैं, लेकिन जेंटल ऐसा माना जाता है। तो जेंटल सिर्फ क्या औरतें ही हैं, आदमी नहीं है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रख ली कि मतलब ये डिसाइड करते कि औरतें क्या कर सकती है, बेटर नर्स बन सकती। क्यों सिर्फ औरतें नर्स ही क्यों बन सकती है, या टीचर ही क्यों बन सकती है, फीमेल वाले ही काम क्यों करें, इंजीनियर नहीं बन सकती, डॉक्टर नहीं बन सकती, है ना, क्रिकेटर नहीं बन सकती, बनती है ना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा, कुछ ही अपॉर्चुनिटी रखी और रिजिड एक्सपेक्टेशन है हमारे। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. ऐसे ही हम मानते हैं कि भाई साइंस औरत लेकर क्या करेगी, लड़की साइंस लेकर क्या करेगी। क्यों? क्योंकि साइंस के लिए चाहिए टेक्निकल दिमाग, है ना, तकनीक चाहिए, थोड़ा दिमाग चाहिए। तो मैथ्स और साइंस ऐसी चीज़ है जिसमें लड़कियां क्या कर सकती हैं, लड़कियां उतनी केपेबल नहीं होती, है ना, लड़के कर सकते। तो ऐसा क्यों, है ना। सिमिलरली माना जाता है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारे बेफिजूल के जो है एक्सपेक्टेशंस जो हम लगा के रखते हैं, जो स्टीरियोटाइप अब बना के रखते हैं बेसिकली। ठीक है, कि टेक्निकल माइंड है तो गर्ल्स और वुमेन्स इतनी केपेबल होती ही नहीं कि वो टेक्निकल थिंग से डील कर पाए, है ना। Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same opportunities या support that boys do to study and train to become doctors and engineers. और इन्हीं उम्मीदों के चलते, यही बिलीफ सिस्टम के चलते, ये जो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप का मतलब आपको पता ही होगा ना, यही लिख देती हूँ। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, टू क्रिएट फिक्स्ड इमेज जब हम क्या करते हैं, किसी के लिए फिक्स इमेज, जब हम क्या करते हैं, किसी के लिए क्रिएट करते फिक्स इमेज कि भाई ये ऐसा है तो ऐसे ही। लड़कियां हैं तो लड़कियां जो है घर का काम ही करेंगी, लड़कियों को तो चूल्हा चौका ही करना है ना। तो लड़कियों को खिलौने में डॉल दो, है ना, ताकि वो, या किचन सेट दो, ताकि उनको बड़े होकर यही काम करना है तो यही सीखे। लड़के हैं तो लड़के भाई रो नहीं सकते, है ना, दुख नहीं जता सकते, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कों को बस इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करना है, लड़के नर्स नहीं बन सकते। ऐसा क्यों,
ठीक है। अब क्या होता है, इन्हीं स्टीरियोटाइप के चलते कि लड़कियां ना मैथ्स कर सकती, ना साइंस कर सकती हैं, है ना डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है, तो उनको सपोर्ट भी नहीं मिल पाता फैमिली से। कई परिवार ऐसे होते हैं कि देखो 2 भाई बहन है, अब बहन बोलेगी कि मुझे मैथ साइंस लेना, भाई भी बोल रहा है, लेकिन भाई को तो पापा ने बोला ठीक है तुझे मैथ साइंस लेना, तुझे ये पढ़ना है, मैं तेरे लिए कोर्स करवाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन लड़की बोलेगी तो बोलेंगे नहीं नहीं तू ये मत कर, तू भले कुछ और चीज़ कर ले जो लड़कियों का रहता है, तू टीचिंग का कर ले, कुछ ये सीख ले, वो सीख ले, क्योंकि तू क्या करेगी ये करके। लेकिन जब उस लड़की को इंटरेस्ट ही नहीं है बाकी किसी सब्जेक्ट में, उसको मैथ साइंस ही लेना है, तो उसको क्यों रोका जा रहा है। ये क्या करा, स्टीरियोटाइप। तो इन्हीं स्टीरियोटाइप के चलते कि फैमिली तक से सपोर्ट नहीं मिल पाता है स्टडीज़ वगैरह में, ठीक है। उन्हें बोला जाता है कि नहीं आगे पढ़कर भी क्या करोगी, है ना, शादी ही करनी है तो कुछ भी छोटा मोटा कोर्स कर लो, सस्ता वस्ता ऐसा कुछ कर लो, बस कि ग्रेजुएट हो जाओ या स्कूल पास हो जाओ, और लड़कों को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, रिजिड एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों के लिए क्या बचती है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बच पाती। क्लियर हो गया, चलो। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स, और कई बार ये चीज़ कैसे आती है, जो एडल्ट जो लोग होते हैं उनकी डिमांड, कि भाई लड़कियां हैं तो लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़के हैं तो लड़के को ऐसा करना चाहिए, लड़के हैं तो इवन ऐसा क्यों कि सिर्फ लड़कियों के लिए डिमांड है, लड़कों के लिए भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि तुम लड़के हो, तुम ऐसा कोर्स लो कि जल्दी तुम्हारी जॉब लगे, क्योंकि तुम्हें तो फैमिली पालनी, तुम घर में बैठ नहीं सकते, तुम घर में बैठे हो, तुम इतना कम क्यों कमा रहे हो, तुम लड़के, तुम्हें ज़्यादा कमाना चाहिए, तुम्हें फैमिली देखनी है। तो ऐसा क्यों भाई, लड़की नहीं देख सकती क्या, औरत नहीं देख सकती, सिर्फ आदमी ही क्यों, आदमी क्या घर का काम नहीं कर सकता। ऐसा भी तो हो सकता है आदमी घर का काम करे, औरत बाहर कमाए, लेकिन नहीं, आदमी को प्रेशर डाला जाता है कि नहीं तुम घर में कैसे बैठे हो, ठीक है वो कमा रही कमा रहे हो, लेकिन तुम भी कमाओ, आदमी घर में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। यानी हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी डिमांड थोप रहे हैं। Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. कई बार क्या होता है कि उनको बुली भी किया जाता है अगर जैसे बाकी लोगों जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। लड़के होते हैं ना थोड़े से मैचो फंकी इस टाइप के, वो बिल्कुल इमोशनल ना होने वाले, ज़्यादा हंस मतलब बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब हंसते नहीं है लड़के, है ना, और बिल्कुल कैसे रहते हैं, इमोशन लेस रहते हैं। अब कुछ लड़के जो इमोशनल हो जाते हैं जल्दी, तो उनकी हंसी उड़ाई जाती है, उनको चिढ़ाया जाता है कि भाई देखो तू तो लड़का ही नहीं है, तू देखो कैसे लड़कियों जैसे रो रहा है, अरे कैसे कैसे देखो हंस रहा है, लड़कियों जैसे कैसे हंस के बात कर रहा है ना, बिल्कुल लड़की बन गया है। अरे क्या लड़का हंस नहीं सकता ज़्यादा, है क्या ज़्यादा बोल नहीं सकता। जैसे लड़के भी जो ज़्यादा बोलते तो बोलते ना कि क्या लड़कियों जैसे किचकिच करते हो, लड़कियां बोलती हैं, लड़के कहाँ इतना बोलते हैं। और लड़का कोई इमोशनल हो जाए, ज़रा सा दुख में रोने लग जाए तो अरे तू लड़का है, तू रो रहा है, नाक कटवाएगा, हमारे ग्रुप की नाक कटवा देगा। तो ऐसे करके उसको बुली किया जाता है, चिढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लड़कियों पर, इवन लड़कों पर भी प्रेशर होता है कि भाई आप ऐसा पढ़ाई करो, ऐसी जॉब ढूंढो जिससे आपको क्या मिले, अच्छी सैलरी मिले, है ना। क्यों अच्छी सैलरी मिले, भाई तुम लड़के हो, तुम्हें फैमिली चलानी है, क्लियर। लेकिन अब चीज़ें रियलिटी में जो आप खुद देखते हो बदल चुकी है ना। ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ऐसा हो रहा है कि औरतें बाहर जॉब कर रही है और जो हस्बैंड है वो घर संभाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया सब सही चल रहा है। तो ऐसे चेंजेस अब दुनिया में धीरे धीरे आ रहे हैं, और ऐसे रियल में भी मैंने अपनी सोसाइटी में भी देखूँ तो ऐसे देखें कि आंटी गवर्नमेंट जॉब में, अंकल पहले प्राइवेट जॉब करते थे, अब नहीं करते तो घर में घर संभालते हैं, घर का जैसे साफ सफाई मैंने देखा है उनको, बढ़िया गार्डनिंग में पानी वानी डालेंगे, है ना। कई बार मैंने सुना भी है कि मैंने सब्जी बना के रख दी और भाई भी आती है, ऐसा नहीं, लेकिन कर रहे हैं ना, खुश हैं, बढ़िया चल रहा है। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये सब बदलने की जरूरत है, लेकिन ये क्या है, सोसाइटी समाज ने बना दिया है कि लड़की है तो यही करेगी और लड़का है तो यही करेगा, ठीक है। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, अब क्या है भाई, एक एग्जांपल देखेंगे स्टीरियोटाइप का कि कैसे किसी इंसान ने, कोई थी लक्ष्मी लाकड़ा जिनका नाम था, जिन्होंने ये जो बने हुए थे ना स्टीरियोटाइप, इनको तोड़ा है। 27-year-old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand is the first woman engine driver for Northern Railways. She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics. She then took the railway board exam and passed it on her first attempt. Lakshmi says, I love challenges and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. अब लक्ष्मी लाकड़ा के बारे में हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये कहाँ से थी, ट्राइबल फैमिली से थी, है ना, ट्राइबल फैमिली से थी। अच्छा ये लिखा है ना, चलो ठीक है, जब लिखा है तो फिर यहाँ नहीं लिख रही, मुझे लगा नहीं लिखा मैंने क्योंकि मैंने शॉर्ट चीज़ें ली हैं। ये कहाँ से थी, पुअर ट्राइबल फैमिली से थी, मतलब इनके माँ बाप ऐसे पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे कि वो कभी स्कूल गए हो, पढ़े लिखे हो। पुअर फैमिली से थी, माँ बाप भी पढ़े लिखे थे, ट्राइबल फैमिली से थी, लेकिन उनके माँ बाप के अंदर चाह थी कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। तो लक्ष्मी लाखरा का ये था कि भाई वो कहाँ थी, उनकी फैमिली झारखंड में। फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर थी वो नॉर्दर्न रेलवेज की, नॉर्दर्न रेलवेज की पहली वुमेन इंजन ड्राइवर, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है एक तरीके से उन्होंने जो इंडिया में बनाया। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी और बहुत अच्छी भी पढ़ाई करी,
है ना। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लिया, डिप्लोमा भी लिया। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम्स, फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, रेलवे बोर्ड एग्जाम्स लिया एंड पास इन ऑन फॉर हर फर्स्ट अटेम्प्ट, और पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को उन्होंने पास कर लिया। लक्ष्मी सेज, लक्ष्मी कहती है कि आई लव चैलेंजेस, कि भाई मुझे क्या है, चैलेंजेस पसंद है। एंड द मोमेंट समबडी सेज, अगर किसी मोमेंट में या कोई कहता है कि भाई ये चीज़ लड़कियों के लिए नहीं है, तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मुझे ये करना ही है ना। तो लक्ष्मी लाकरा ने क्या करा, उस जमाने के जो बने हुए स्टीरियोटाइप से उनको तोड़ा। आज तो फिर भी लड़कियों के लिए काफ़ी आसान है, जो वो चाहती हैं वो उनको करने को मिलता है, ज़्यादातरों को, सच बता रही हूँ, लेकिन पहले तो बहुत मुश्किल था। अब उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा, लोग उनको चिढ़ाते होंगे, मजाक करते होंगे, अरे तुम लड़की हो, तुम बाइक चला रही हो, तुम लड़की हो, तुम क्या ड्राइवर बनोगी, तुम ये पढ़ोगी वो करोगी। तो बोलती कि मैं इसको एज अ चैलेंज लेती हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करा, स्टीरियोटाइप को तोड़ा, ठीक है। चलो, Learning for change. In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. अब क्या हुआ, चीज़ों में थोड़े से बदलाव हुए, स्पेशली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, है ना। बहुत से नए नए आइडियाज़ एजुकेशन को लेके, लर्निंग को लेके इमर्ज हुए कि अब एजुकेशन और लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। जो माता पिता खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे, अब वो लोग भी चाह रहे थे कि हमारे बच्चे जो हैं एजुकेट हो, स्कूल जाएं। तो यानी अब एक बदलाव आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह, लेकिन काफ़ी हद तक एक बदलाव देखने को मिल रहा था। स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। वही वाली बात है जो अभी मैंने बोली कि स्कूल्स अब क्या बन गए थे, कॉमन हो गए थे, कि एक हो गया था कि स्कूल जाना जरूरी, भाई स्कूल जाना चाहिए। एंड कम्युनिटीज दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब ऐसी कम्युनिटीज है ना जो कभी खुद स्कूल नहीं गई, कभी खुद पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन बच्चों को अब स्कूल भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। बट देयर वॉज लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। लेकिन उस टाइम भी बहुत सारा अपोजिशन हमें देखने को मिलता है ना, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए किया गया। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि चीज़ें पूरी तरह अच्छी हुई, 100% कुछ भी नहीं होता, ना बुरा ना अच्छा, यहाँ पे चीज़ें बदल रही थी। पहले के टाइम पे ऐसा था कि अरे तुम स्कूल जाते हो, क्या बात है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है ना कि अरे तुम स्कूल नहीं जाते हो, हम आंखें बड़ी बड़ी कर लेते है ना। तो ये बदलाव 19th सेंचुरी में देखने को मिले, लेकिन फिर भी क्या बोला जा रहा है कि अपोजिशन तो था, गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं से लोग अपोज कर ही रहे थे। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स। फिर भी बहुत से जो वुमेन्स हैं और मैन हैं, इवन औरतों ने भी हो या आदमियों ने भी हो, बहुत से एफर्ट्स लगाए हैं ना लड़कियों के लिए स्कूल्स ओपन करने के लिए। भाई लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, स्कूल्स ओपन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि औरतों ने, इवन आदमियों ने भी साथ दिया। तो अब क्या हो रहा था, यहाँ पे बदलाव आ रहे थे। क्लियर हुआ। अब किसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, रसुंदरी देवी का। 1800 टू 1890 है ना, इनका टाइमलाइन था। शी वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल सम 200 ईयर्स अगो। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, लगभग 200 सालों पहले। 60 की जब इनकी एज थी, 60 साल की इनकी उम्र थी। शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने क्या लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। ऑटोबायोग्राफी यानी बोलते ना आत्मकथा, आत्मजीवनी, जो खुद के बारे में लिखना। जैसे मैं 60 साल की हो जाऊँ, 70 की हो जाऊँ, तो अब मुझे लग रहा है मुझे कुछ लिखना चाहिए, तो मैं लिखूंगी भाई मैं मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाती थी, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, कॉमेंट करते थे, लाइक भी करते थे, शेयर भी करते थे, बड़ा अच्छा रहा मेरा वो टाइम। फिर उसके बाद मैं यहाँ गई वहाँ गई, जो भी चीज़ें मैं लिख रही हूँ यानी अपने बारे में, ठीक है। Her book title अमर जीवन is the first known autobiography written by an Indian woman. उस जमाने में इनकी जो किताब थी, कौन सी, अमर जीवन। भाई बंगाली थी तो अमर बोलते ना, अमर तुम्हार ऐसे करके, तो अमर जीवन इज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी। ये पहली आत्मकथा है, आत्मजीवनी इनकी थी, है ना, जो किसी इंडियन वुमेन ने लिखी थी उस जमाने में। पहली भारतीय महिला थी जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी हो उस जमाने में। At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. उस जमाने में ऐसा माना जाता था, बिलीव किया जाता था कि अगर वुमेन, औरतें पढ़ना लिखना सीखेंगी तो वो क्या लेकर आएंगी, बैड लक लेकर आएंगी, है ना, अपने हस्बैंड के लिए बुरा लक लेकर आएंगी और विधवा हो जाएंगी। ये कोई सेंस है क्या? ऐसे तो फिर तो सभी, फिर तो हो गया, फिर तो आदमी नहीं बचेंगे, औरतें ही औरतें रहेंगी ज़माने भर में। ये कुछ भी जो धारणाएं बनी हुई है दखियानूसी, जो अंधविश्वास बना रखा था, जिसके चलते औरतों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। बेसिकली मोटिव यही था कि पढ़ने लिखने नहीं दिया जाना है, पढ़ने लिखने ही नहीं देना है ना। Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. इसके बावजूद भी उन्होंने जो है पढ़ाया खुद को, खुद
खुद से ही खुद से पढ़ रही हैं, पढ़ना लिखना सिखाया छुप छुप के, है ना, शादी के बाद भी, क्योंकि कहाँ से पढ़ती लिखती। सीधे सीधे जब लोग ऐसा मान रहे थे कि अरे बैड लक है लेकर आ रही है, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाना ज़रूरी नहीं है, तो बेचारी छुप छुप के पढ़ती लिखती थी। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि कैसे रात रात भर बैठ के पढ़ रही है, घर के काम भी कर रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, है ना, बच्चे की बुक से थोड़ा बहुत देख रही हैं, और जो मनुस्क्रिप्ट है उससे थोड़ा समझ रही हैं, चैतन्य भागवत की, कैसे उन्होंने इससे पढ़ना लिखना लेटर्स मिलाना सीखा, तो खुद से ही इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। तो आप समझ सकते हो इतनी टफ सिचुएशन में भी, मैरिज होने के बाद भी वो पढ़ लिख रही हैं, तो कितना उनके अंदर जोश होगा, जज्बा होगा। आज के टाइम पे हमें पढ़ने लिखने को मिलता है तो हमारा मन नहीं करता, लेकिन इन्हें देखो, इन्होंने शादी के बाद भी, काम के बावजूद भी चुप चुप के पढ़ना लिखना सीखा, और खुद से ही। ऐसा तो है नहीं गूगल बाबा थे, कुछ भी नहीं था। क्लियर? तो किसके बारे में देखा हमने? रौशुंदरी देवी के बारे में देखा। अच्छा, अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया माइंड मैप का, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो भूल ही गई आपको स्क्रीनशॉट का, है ना, यहीं से स्टार्ट करा ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, चलो। स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माइंड मैप अच्छे रहते हैं ना, क्विक रिवीजन जैसे ही टाइप के, और चार्ट फॉर्म में तो जल्दी समझ में आता है। पंडिता रामाबाई 1858 टू 1922। अब पंडिता रामाबाई के बारे में देखेंगे। शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। वो कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने रीड और राइट करना, मतलब पढ़ना और लिखना किससे सीखा? अपने पेरेंट्स से सीखा, है ना। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। इन्होंने देखो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन इनके अंदर भी जज्बा होगा पढ़ने लिखने का, तो उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, है ना। और उन्हें पंडिता क्यों कहा जाता था? इन्हें पंडिता क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा, क्या? संस्कृत। उस ज़माने में संस्कृत पढ़ना लिखना, मतलब औरत करे ऐसा तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसीलिए इनके नाम के आगे पंडिता लगाया गया। Clear? She went on to set up a mission in Khedagaon near Pune 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. इन्होंने क्या करा भाई, खुद धीरे धीरे जैसे इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा तो उन्हें समझ में आया कि बाकियों के लिए भी कितना ज़रूरी है औरतों का इंडिपेंडेंट होना, है ना, कि भाई स्वतंत्र होना, अपने पैरों पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मिशन सेटअप करा था खेडगांव में, पुणे के पास, ये पुणे है, ठीक है, इन 1819, ठीक है, ये इन है अलग है, ये समझ जाना, 1898 में। वेयर विडोज एंड पुअर वुमेन, जहाँ पे जो विधवा हैं और जो गरीब औरतें हैं, है ना, उनको इनकरेज किया गया कि सिर्फ आपको लिटरेट नहीं बनना है, कि सिर्फ आप पढ़ लिख रहे हो कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, आप ऐसी चीज़ें सीखो कि आप क्या बनो, इंडिपेंडेंट। तो उनको ऐसे ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती थी उस ज़माने में वहीं पर ही, ताकि वो क्या कर सके, कमाई का खुद जरिया खुद ही कर सके और खुद कमा भी सके, अपने पैरों पर खड़े रहें, किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है। तो किसके बारे में देखा? पंडिता रामाबाई। चलो, अब रोकेया सखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडीलैंड। अब किसके बारे में देखें? रोकेया सखावत हुसैन, भाई ये भी बड़ी फेमस लेडी थी उस जमाने में। रोकेया सखावत हुसैन 1880 टू 1932, है ना, इनका टाइमलाइन क्या था? 1880 टू 1932। वॉज बॉर्न इन टू अ रिच फैमिली, ये अच्छे रिच परिवार में इनका जन्म हुआ था, है ना, जो जमीन जायदाद वाले थे। Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. देखो उनको वैसे उर्दू पढ़ना लिखना आता था, लेकिन उनकी इच्छा थी बांग्ला और इंग्लिश भी सीखूं, तो वो उन्हें नहीं सीखने दिया जाता था। रोकिया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। उनके अंदर जज्बा था, इच्छा थी कि भाई मुझे इंग्लिश या बांग्ला सीखना है, दोनों ही लिखना पढ़ना, लेकिन उनके जो है फैमिली में मना किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि लड़कियां इंग्लिश सीखेंगी तो भाई हवा में उड़ने लगेंगी, गलत चीज़ें सीखेंगी, है ना, ऐसा माना जाता था, जबकि इतने रिच थे उस ज़माने में। फिर भी उन्हें मतलब पढ़ने लिखने नहीं दिया गया इंग्लिश और बांग्ला, उर्दू उन्हें आती थी, पर उनके अंदर जज्बा था। वही वाली बात है जैसे हमने अभी पंडिता रामाबाई के बारे में पढ़ा, रौशुंदरी देवी के बारे में पढ़ा, इनके अंदर भी जज्बा था। इन्होंने अपने बड़े भाई और बहन से बांग्ला और इंग्लिश क्या करना सीखा? लर्न करना, मतलब लिखना और पढ़ना सीखा। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर, भाई वो क्या बनी? वो राइटर बनी। शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना's ड्रीम इन 1905 टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज मेयरली 25 ईयर्स ओल्ड। अब वो पढ़ रही थी चुप चुप के, जैसे भी अपने भाई बहन की मदद से उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने एक अपना जो है एक स्टोरी लिखी जब महज वो 25 साल की थी। उन्होंने स्टोरी लिखी, है ना, अपनी इंग्लिश स्किल्स को चेक करने के लिए, स्टोरी लिखी जिसका नाम क्या था? सुल्ताना's ड्रीम, सुल्ताना का सपना।
दिस स्टोरी इमेजिन अ वुमेन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेज अ प्लेस कॉल्ड लेडीलैंड। अब ये जो स्टोरी है ऐसे इमेजिन करी कि भाई किसकी स्टोरी, एक सुल्ताना नाम की औरत है उसकी स्टोरी है ना, जो कौन सी जगह पहुंची, लेडीलैंड। अब यहाँ पे ऐसा था लेडीलैंड में कि भाई औरतें ऐसी है कि औरतें बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट के काम कर रही हैं इस तरीके से। Ladyland is a place where women had the freedom to study, work and create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. In 1910, she started a school for girls in Kolkata and to this day the school is still functioning. Ladyland ऐसी जगह है जहाँ पे वुमेन क्या है, उनके पास फ्रीडम है, क्योंकि जो रियल में नहीं कर सकता वो बेचारा सपने ऐसे दिखता है, तो उन्होंने अपनी जो स्किल्स है ऐसे ही लिखी सुल्ताना का ड्रीम करके कि भाई एक लेडी लैंड में सुल्ताना गई है जहाँ पर औरतों को पूरी फ्रीडम है। औरतें क्या कर सकती है भाई, पढ़ सकती हैं, काम कर सकती है, इन्वेंशन कर सकती है ना, जैसे रेन को कंट्रोल करना है ना, फ्रॉम द क्लाउड्स और फ्लाइंग एयर कार्स, ऐसा। तो इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने चीज़ें लिखी। इन 1910 शी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। 1910 में उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल भी खोला कोलकाता में, और तब से वो स्कूल अभी भी चल रहा है, फंक्शनिंग में है। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा काम किया, मतलब खुद भी ग्रो हुई, खुद भी पढ़ा लिखा, और बाकियों के लिए भी इन्होंने ऐसे काम किए, क्योंकि उन्हें समझ में आया होगा कि भाई पढ़ना लिखना लड़कियों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब क्या दिख रहा था हमें कि बदलाव आ रहे थे, स्थितियों में चेंज आ रहा था। ठीक है, चलो स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। आज के टाइम में स्कूलिंग और एजुकेशन का क्या रोल है। इंडिया हैज अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। भाई जनगणना जिसे बोलते हैं हिंदी में, हर 10 साल में जनगणना होती है, जो क्या काउंट करता है, होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। भाई कंट्री की होल पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन को काउंट करता है, ऐसा रहता है। जनगणना होती है, जनगणना यानी जो लोग हैं उनकी गणना। It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on. ये क्या करता है, डिटेल, जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन उसको गैदर करता है, किसके बारे में, जो भी इंडिया में लोग रह रहे हैं उनकी एज के बारे में, स्कूलिंग कितनी है, क्या काम वो करते हैं, और जो भी जानकारी ज़रूरत की लगती है वो सारी जानकारी, क्या काम वगैरह सब करते हैं, एज है, सब यहाँ पे जनगणना के हिसाब से होता है, मतलब इंफॉर्मेशन ली जाती है बेसिकली। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मेन्स 7 year old and above were literate. That is, they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women. In the most recent census of 2011, these figures have grown to 82% for boys and men and 65% for girls and women. अब एक सेंसस हुआ था कब, 1961 में जनगणना हुई थी, उसमें देखा गया कि सिर्फ जो 40% है सारे लड़के या मैन है ना, जो 7 साल या उससे ऊपर के हैं लड़के और मैन, वो क्या है, लिटरेट है ना। लिटरेट है मतलब एटलीस्ट वो क्या कर सकते हैं, अपना नाम तो लिख ही सकते हैं, इतने लिटरेट है कि अपना नाम लिख ही देंगे। और उसके कंपेयर में लड़कियां कितनी हैं, लड़कियों और औरतों का कितना परसेंटेज, सिर्फ 15%। यानी लड़के कितने लिटरेट है, 7 साल और उससे अबव के 40%, लड़कियां कितनी 15%, यानी लड़कियां कितनी 25% अभी भी पीछे लड़कों से। ठीक है, फिर एक और रिसेंट सेंसस हुआ 2011 में, ये जो फिगर से बढ़े है ना, नंबरिंग बढ़े, यानी 82% किसका हो गया, बॉयज एंड मैन का, और औरतों का कितना या गर्ल्स का कितना हुआ, 65%। बट अभी भी देखने को मिला कि भले ही यहाँ से 15 से 65 हुआ है ना, 50% का डिफरेंस आया, बट स्टिल औरतें अभी भी पीछे हैं लड़कों और आदमियों से लिटरेसी के मामले में। क्लियर हुआ, तो आप समझ सकते हो अभी भी क्या कहा जा रहा है, तब तक भी ये कहा जा रहा है कि चीज़ों में अभी भी क्या है, औरतें पीछे, एजुकेशन को लेके औरतों को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, मतलब तब तक का जो सेंसस हम देख रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप, द गैप हैज नॉट गॉन अवे। अगर हमने परसेंटेज अभी देखा तो परसेंटेज देख के समझ में क्या आया कि जो परसेंटेज है मेल ग्रुप का वो अभी भी किनसे ज़्यादा है, फीमेल ग्रुप से ज़्यादा है ना, गैप अभी भी गया नहीं है। अगर 1961 के हिसाब से देखें और यहाँ पे हम देख रहे हैं 2011 के हिसाब से, तो बॉयज़ का कितना है, बॉयज या मैन, और यहाँ पे गर्ल्स का कितना है, यहाँ पे बॉयज या मैन और गर्ल्स का कितना है, तो बॉयज का कितना था 40%, गर्ल्स का कितना था 15%, है ना। यहाँ पे बॉयज का कितना हो गया 82%, गर्ल्स का कितना हो गया यहाँ पे 65%। बट क्या देखने को मिला, ऑब्वियसली ग्रो हुआ है 40 से 82, ये 15 से 65, अच्छी बात है, लेकिन लड़कियां, औरतें अभी भी पीछे, 82 से 65 है ना, यहाँ पे भी 40 से 15, समझ में आ रहा है। In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper schools nor teachers who teach on a regular basis. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. Boys may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmates. बहुत से जो country के parts में है ना, especially अगर हम बात करें rural areas में, ग्रामीण क्षेत्रों में और poor areas में, गरीब क्षेत्रों में,
देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स, प्रॉपर स्कूल होते नहीं हैं। अब बच्चे मानो जा भी रहे हैं कभी कभी तो प्रॉपर स्कूल ही नहीं है, ना टीचर्स है, ना प्रॉपर पढ़ाई हो रही है, तो रेगुलर बेसिस में जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा आप खुद ही समझिए। तो बच्चे जाना चाहेंगे, जैसे मैं आज स्कूल गई जैसे मन बना के, तो टीचर आए नहीं है, एक आध चीज़ पढ़ा दी, फिर कल गई तो कल टीचर नहीं आए, परसों भी चलो मैं स्कूल चली गई टीचर नहीं आए, फिर मैं खुद ही चौथे दिन से जाना छोड़ दूंगी, फिर कुछ दिनों बाद गई तो आए हैं तो थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई, तो ऐसे क्या हो पाएगा, ना टीचर रेगुलर है, ना स्कूल ढंग से, ना पढ़ाई ढंग से हो रही है, तो ऐसी जगहों पे सीरियसनेस होती नहीं तो पढ़ाई इतनी अच्छी हो ही नहीं पाती, तो कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, कई बार तो कुछ परिवार इतने गरीब होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अपने सारे बच्चों को तो हम नहीं पढ़ा सकते। अगर मान लो 2-3 बच्चे हैं, उसमें से 2 लड़कियां 1 लड़का है, तो ये चाहेंगे कि भाई हम लड़कों को प्रेफरेंस दें, है ना, लड़कियों को ना पढ़ाएं। वो क्या करें, गरीबी में उनकी मजबूरी है, लेकिन वो लड़कियों का साइड कर देते हैं, इस चक्कर में लड़कियां पीछे रह जाती हैं। बॉयज में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में क्या होता है, लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है। Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmates. बहुत से बच्चे, बहुत से चिल्ड्रन है ना अपने स्कूल को छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके टीचर्स या क्लासमेट्स के थ्रू, है ना। जैसे बच्चे टीचर ही चिढ़ाएगी, अरे तुम तो फीस भी नहीं ला पाते, तुम तो आते ही क्यों हो, पढ़ो मत, ये वो, है ना, या क्लासमेट्स चिढ़ाएंगे, अरे देखो देखो फटा सा बैग लिया, ऐसा वैसा कुछ भी। इस तरीके से टीचर अगर बिहेव करेगी या क्लासमेट्स बिहेव करेंगे तो क्या ये सही है? ऐसे में कौन स्कूल जाना चाहेगा। मैं अगर कहीं ऑफिस आ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोग चिढ़ाने लगेंगे, अरे देखो कैसे है, इसके बाद बैग ही नहीं है, कैसे टी शर्ट पहनी है, हाँ देखो मुंह पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी आ जाती है, वॉच भी टूटी, तो मुझे क्या अच्छा लगेगा, मैं डरने लगूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। चलो मैं तो बड़ी हूँ, ढीठ आ भी जाऊँ, है ना, पर छोटे बच्चे वो स्कूल जा पाएंगे ऐसे में? पढ़ाई में मन लगेगा उनका? नहीं लगेगा। क्लियर हुआ। तो इस कारण से भी कई बार बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, और कई बार स्कूल अच्छे नहीं होते तो वैसे ही पढ़ने जाना छोड़ देते हैं, टीचर अच्छे नहीं होते, और कई बार क्या होता है, पेरेंट्स इतने गरीब होते हैं कि वो लड़कों की पढ़ाई को प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू दी, मतलब लड़कों की पढ़ाई को प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू दी बॉयज। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। चलो अब क्या बोला जा रहा है वुमेन्स मूवमेंट के बारे में। यहाँ पे क्या था, देयर आर अदर स्फेयर्स, और भी जो स्फेयर्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे लीगल रिफॉर्म हो गए, वायलेंस हो गया, हेल्थ हो गया, वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इंप्रूव्ड। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सी जगहों पे अब औरतों की जो सिचुएशन स्थिति है अब बढ़ चुकी है, इंप्रूव हो चुकी है, जैसे वायलेंस को लेकर, है ना, लीगल रिफॉर्म, हेल्थ वगैरह। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट दीज चेंजेस। अब इन बदलाव को लाने के लिए, चाहे औरत अकेली हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो या ग्रुप में हो, उन्होंने इन बदलाव को लाने के लिए मिलकर मेहनत करके काम किया है। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट। और इस स्ट्रगल को क्या बोला जाता है भाई? वुमेन्स मूवमेंट। मेहनत की ना, आसानी से तो चीजें होगी नहीं, मेहनत करिए। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। बहुत से मैन क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं वुमेन्स मूवमेंट को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही सब कुछ कर रही, आदमियों ने भी इनका क्या करा है, सपोर्ट करा है। ठीक है। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। अब इतनी डाइवर्सिटी, इनका जो पैशन था कि भाई हमें करना है, औरतों के लिए कुछ काम करना है, औरतों को जो है समाज में उनका स्तर ऊंचा करना है, तो आदमियों ने भी मेहनत की है ना, और जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए, दोज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। और जिसके चलते क्या हुआ, एक बहुत ही वाइब्रेंट मूवमेंट क्रिएट हुआ। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस। अब अवेयरनेस करने के लिए कि भाई लोगों तक चीज़ें फैले, लोग अवेयर हो, है ना, या डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए, जस्टिस के लिए बहुत सी चीज़ें की गई कि भाई हमें क्या करना है, न्याय, जो न्याय चाहिए, हमें जो भेदभाव हो रहा है उससे लड़ना है ना, हमें क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है। तो ये क्या है, वुमेन्स मूवमेंट, यानी औरतों के स्तर को ऊंचा करने के लिए औरतों ने इंडिविजुअली कहें या ग्रुप वाइज कहें या इवन आदमियों ने भी इसमें इनका साथ दिया है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फिर से मैं भूल गई, इसका भी नहीं लिया तो इसका भी ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े। चलो अब क्या आ जाएगा, कैंपेनिंग। वुमेन्स मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो वुमेन्स मूवमेंट हम कैंपेनिंग पढ़ेंगे। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। कैंपेन्स हैव आल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड। कैंपेन्स क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, भेदभाव के अगेंस्ट लड़ने के लिए, या वायलेंस जो होता है औरतों के खिलाफ, औरतों के साथ, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए कैंपेन्स होते हैं, है ना। तो वुमेन्स मूवमेंट का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैंपेन्स हैव आल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड। कैंपेन्स के कारण क्या होता है, नए कानून भी पास किए गए। मतलब इतने तरीके से इन्होंने अपने डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए मेहनत करी, अपने एफर्ट्स डाले, तो नए नए कानून भी बने, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ये जो सारे कानून बने किसके कारण बने, कैंपेन के थ्रू ही बने। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो
रेजिंग अवेयरनेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। भाई अवेयरनेस रेज करना ये क्या है, वुमेन मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट इशू। भाई इसका काम क्या रहता है कि वुमेन्स के अधिकारों से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनके अधिकारों से रिलेट के लिए क्या है, अवेयरनेस रेज करने के लिए ये होता है। Their message has been spread through street plays, songs and public meetings। अब औरतों के लिए अवेयरनेस कैसे फैलाई जाती है, जैसे गलियों में कोई भी प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है ना, सॉन्ग्स हो रहे हैं या पब्लिक मीटिंग्स हो रही है, तो इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस रेज करने का ये काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं अवेयरनेस, तो इसके थ्रू भी वुमेन मूवमेंट हो रहा है। प्रोटेस्टिंग भी करते हैं। द वुमेन्स मूवमेंट रेजेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिसेस। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, वुमेन्स मूवमेंट की, तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, रेस करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। व्हेन वॉयलेशन, जब वॉयलेशन किसके अगेंस्ट, वुमेन्स के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या वॉयलेशन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल when a law or policy act against their interest, जब क्या होता है, कोई भी लॉ और पॉलिसी है ना उनके इंटरेस्ट हित के अगेंस्ट एक्ट करती, तो वो लोग क्या करेंगे भाई, अगर कोई भी कानून आया जो मेरे हित के खिलाफ है, इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा तो आएगा ही। मैं उसके अगेंस्ट क्या करूंगी, प्रदर्शन वगैरह, धरना वगैरह दूंगी, ताकि समझ में आए कि देखो ये अन्याय हुआ है मेरे साथ, इसके खिलाफ मुझे न्याय चाहिए। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, तो प्रोटेस्टिंग होती है। उसके बाद सॉलिडेरिटी यानी एकजुटता, जब क्या दिखाई जाती है कि भाई हम एकजुट हैं, एक दूसरे की मदद की जाती है। ठीक है, मतलब एक औरत या कोई ऑर्गेनाइजेशन है किसी औरत की मदद कर रही है, या कोई ग्रुप है दूसरी औरत के ग्रुप या दूसरों की मदद कर रहा है, तो एकजुटता। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड कॉज। कोई भी कॉजेस को लेके, अदर वुमेन्स को लेके क्या दिखाई जाती है, जब सॉलिडेरिटी दिखाई जाती है, एकजुटता दिखाई जाती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉलिडेरिटी, मतलब एक दूसरे का साथ देना, एकजुटता दिखाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करो, शेयर करो इस माइंड मैप को। अगर आपको लगता है मैम फटाफट से आपने पढ़ा दिया है, तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर को दोबारा से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।